हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 4, ठीक है। जो हम CTET की EVS की क्लासेस हमने शुरू की थी, उसकी आज ही हमारी क्लास 4 होगी और टॉपिक भी हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक से सारा कुछ बता दिया है। जिसने भी वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप देखना चाहते हैं, CTET की बहुत अच्छी EVS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। और उन वीडियोज़ का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के दांतों के प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। क्या दिया गया है? जानवरों के दांतों के प्रकार। जैसे पिछली बार जो अभी CTET मतलब हर बार ही आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, उससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम पूरा अपना कंटेंट पर ध्यान दिए हुए हैं कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो एक बार कवर हो जाए, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो जानवरों के दांत, जैसे कह देते हैं कि वह कौन सा जानवर है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कह देंगे कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत किस प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपकी जो मधुमक्खी वाला टॉपिक है, अनीता की मधुमक्खियाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कीट वर्ग आता है, कीट वर्ग में चाहे आपकी चींटियाँ हो, रेशम का कीड़ा हो, ठीक है, जैसे आपके अन्य होते हैं जो जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर केवल वही पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और जितना भी यहाँ पर कंटेंट लिया गया है पूरा NCERT पर ही आधारित है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं जानवरों के दांत। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपका बन ही जाता है कि किस जानवर के दांत कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गाय। जो गाय होती है, गाय के जो आगे के दांत होते हैं, मतलब अगले जो दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए, तथा पीछे के जो दांत होते हैं, यदि पूछ लें आपसे कि गाय के पीछे के दांत होते हैं कैसे होते हैं, तो वो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये घास चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, जबकि पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं बिल्ली। तो बिल्ली एक मांसाहारी मतलब जीव है, ठीक है। तो बिल्ली के अलावा मांसाहारी और कौन कौन से जीव होते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। जैसे शेर हो गया हमारा, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं? आपके मांसाहारी होते हैं। तो जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? तो तेज होते हैं, नुकीले होते हैं और धारदार होते हैं। अब क्यों होते हैं तेज, नुकीले और धारदार? यहाँ पर आपको चपटे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि ये मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं, ठीक है। यदि इतने तेज, नुकीले और धारदार नहीं होंगे तो ये अपना शिकार ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो याद रखना कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके सभी के दांत कैसे होते हैं? तेज, नुकीले, धारदार और चपटे होते हैं मांस फाड़ने और काटने के लिए, ठीक है। इससे पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था, दिया गया था कि निम्न में से ऐसा ऑप्शन दिया था कि शेर, बाघ और चीता आदि मांसाहारी जानवर हैं, निम्न में से किस प्रकार के इनके दांत होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं इनके दांत? नुकीले होते हैं, तेज और धारदार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मांस को काटने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक। अब देखते हैं जो सर्प होता है। अब आप कहेंगे कि सर्प के दांत तो होते हैं, लेकिन यह अपना जो शिकार होता है वो चबा करके नहीं करता, बल्कि पूरा का पूरा निगल करके करता है, ठीक है। तो सर्प के दांत नुकीले होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो सर्प होता है इसके 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं जिनके माध्यम से यह मनुष्य को काट लेता है, ठीक है। इसके अलावा इसके दांत नुकीले भी होते हैं, जो अपना शिकार जो होता है दांतों के माध्यम से चबा करके ना करके यह निगल करके खाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा जीव है जो अपने भोजन को दांत होते हुए भी चबा करके ना खाकर निगल करके खाता है? तो वो कौन है? सर्प है हमारा, ठीक है। और सर्प को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आपको सर्प के बारे में जब हमने जानवर पढ़ाए थे, आपको हाथी, बाघ, स्लॉथ, शेर, सर्प सारा कुछ बता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं जो गिलहरी होती है, इससे कई बार क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया और रिपीट भी हुआ था, ठीक है। तो दिया गया है यहाँ पर कि जो गिलहरी होती है इसके जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब आपके ऑप्शन में मिलेगा गिलहरी दिया होगा, चूहा दिया होगा, छिपकली, कुछ भी दे दें। तो आपको चूहा और गिलहरी में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चूहे के भी दांत बढ़ते हैं, लेकिन जो गिलहरी होती है इसके दांत सर्वाधिक बढ़ते हैं। इस कारण से जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा गिलहरी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया है कि जो गिलहरी है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांत बढ़ने के कारण ही यह हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लें, जैसे कह देंगे कि वह कौन सा जानवर है जो चीज़ों को हमेशा कुतरता रहता है और इसका कारण क्या है कि वह हमेशा चीज़ों को कुतरता है, क्योंकि इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह जानवर गिलहरी है। ठीक, अब दिया गया है यहाँ पर मेंढक और छिपकली। तो जो मेंढक और छिपकली होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में छिपकली को कि यह क्या है, शिकार के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ आप लिख लेना, शिकार जो करता है अपनी जीभ का प्रयोग करता है शिकार के लिए। ठीक है, अपनी जीभ का प्रयोग करता है शिकार के लिए। कौन कौन? मेंढक और छिपकली। और जो मेंढक होता है यह उभयचर होता है और ये दोनों के दोनों अंडयोज होते हैं। हमने आपको कल बता दिया था पिछली क्लास में आपको कि अंडयोज क्या होते हैं और जरायुज क्या होते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कि आपको यहाँ पर पता लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह कौन सा जानवर है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है चूहा, गिलहरी, छिपकली या फिर सर्प। तो आपको अभी बताया कौन सा जानवर होता है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, इस कारण वह चीज़ों को कुतरती रहती है, तो वो होती है हमारी गिलहरी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आपका मधुमक्खी वाला टॉपिक दिया गया है, अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा एक बार अच्छे से देख लेना है, फिर इसका क्वेश्चन भी करा देंगे एक दो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हुए चलें ताकि आपको दोबारा फिर से क्लास अटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि मधुमक्खी, अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अनीता जो है वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लोचहा गांव से थी। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि जो अनीता है इसने मधुमक्खी पर कार्य किया, तो यह निम्न में से किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की है। यदि जिला पूछ लें तो मुजफ्फरपुर जिले की है और यदि गांव पूछ लें तो लोचहा गांव की थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दिया है कि जो अनीता कुशवाहा है, इनका पूरा नाम है अनीता कुशवाहा। इनको चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा एक सूर्यमणि के बारे में। ठीक है, जो जंगल की साहसी बेटी थी झारखंड की, उसको भी क्या कहते थे? गर्ल स्टार, चमकता सितारा उसे भी कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है कि अनीता जो कुशवाहा है इसको चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता था। अब चमकता सितारा क्या होता है? तो चमकता सितारा जो होता है उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ, मतलब लड़कियाँ तो साधारण सी हैं लेकिन वो इतने बेहतर कार्य कर जाती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसी को कहते हैं चमकता सितारा। ठीक है, तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल में जाकर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा और जंगल की साहसी बेटी जो सूर्यमणि हैं, ये दोनों ही गर्ल स्टार कहलाती हैं। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो लीची के फूल होते हैं, किसके फूल? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इससे क्वेश्चन बना था पिछली बार, क्या पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन से फूल हैं जो मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। तो आपको कई ऑप्शन में मतलब अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा लीची के फूल। तो जो लीची के फूल होते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में मिलते हैं और लीची के फूल मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। फिर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट कि जो मधुमक्खी पालन है यह मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो वैसे तो बिहार राज्य के अलग अलग ज़िलों में होता है, लेकिन जो प्रमुख रूप से करते हैं वो है बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे बेहतर समय कौन सा होता है? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके इस तरह से देंगे, अक्टूबर से दिसंबर दे दिया, नवंबर से दिसंबर दे दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यह मधुमक्खी पालन करने का भी उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, एक दो बार बोलेंगे तो आपको आसानी से ही याद रह जाएगा। ठीक, अब देखते हैं मधुमक्खी के झत्ते के बारे में, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जब आपको तीनों पॉइंट अच्छे से याद होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ दिया गया है कि जो मधुमक्खी का झत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन? एक रानी मधुमक्खी होती है
जो अंडे देती है। अब आपको रानी मधुमक्खी के बारे में बता दें कि जो रानी मधुमक्खी होती है वह केवल अंडे देती है, अपने बच्चे का पालन पोषण भी नहीं करती, केवल अंडे देने का कार्य करती है रानी मधुमक्खी। फिर आप कहेंगे कि जब पालन पोषण नहीं करती तो इसके पालन पोषण का कार्य कौन करता है, तो आपको बताते हैं कि जो इसके पालन पोषण का कार्य होता है वो वहाँ पर कार्य करने वाली जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो इसके अंडे की देखभाल करती हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यदि आपसे पूछ लें कि मधुमक्खी के छत्ते में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, तो वो श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। किसका? श्रमिक मधुमक्खियों का। ठीक है, और सबसे यदि पूछ लें कि निम्न स्तर का कार्य कौन सी मधुमक्खियाँ करती हैं, तो वो होती हैं नर मक्खियाँ। ठीक, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। फिर दिया है मधुमक्खी के छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, इसे याद रखना, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बहुत सारी नहीं होती। ठीक है, कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं और इनका कार्य केवल मतलब निम्न स्तर का होता है, ज़्यादा कुछ कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, फिर दिया है कि जो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ, अब जो काम करती हैं उनको क्या कहेंगे हम? श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं और यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढ करके लाती हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले यदि आपसे कि मधुमक्खियों में मतलब 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ हो गई आपकी, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों में से फूलों के रस ढूंढने का कार्य कौन सी मधुमक्खियाँ करती हैं, तो वो श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो रानी मधुमक्खी होती है वो केवल अंडे देती है और इसके अंडों का पालन पोषण भी ये श्रमिक मधुमक्खी ही करती है। ठीक है, और कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है आपको बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पूछा है, कौन सा एक ऐसा कथन है जो मधुमक्खी के छत्ते के विषय में सही नहीं है। यहाँ पर दिया है कि मधुमक्खी के छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ठीक, फिर दिया है प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी सही है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। फिर दिया है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तो आपकी कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं और यहाँ दिया है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत, यही इसका जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती, श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं वो छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो हमें बताना था कौन सा एक गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मधुमक्खी से और कितनी ही बार तो रिपीट भी हुआ था। ठीक है, क्या दिया है कि मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो अभी आपको बता दिया था कौन सा होता है, मधुमक्खी के अंडे देने का कह दें या फिर इस तरह से पूछ लें कि मधुमक्खी को पालने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, कैसे भी करके इसे याद रख लें। ठीक है, फिर दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके एनसीईआरटी में दिया गया है चींटियाँ, दीमक और ततैया, जिसे हम वर्रा कहते हैं, क्या वर्रा करके। ठीक है, तो चींटियाँ, दीमक और ततैया यह कीट कॉलोनी, बस्ती या समूह में मिलजुल कर रहते हैं। कौन कौन रहते हैं समूह में, मतलब एक समूह में रहते हैं, मिलजुल करके, बस्ती बना करके, कॉलोनी बना करके रहते हैं, वो होती हैं हमारी चींटियाँ, दीमक और ततैया। ठीक है, आपको पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि किसके निवास स्थान को क्या कहते हैं। जो चींटियाँ और दीमक होती हैं इसका निवास स्थान बिल कहलाता है। क्या? बिल कहलाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे से ये पॉइंट होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि निम्न में से वह कौन कौन से जीव हैं जो कॉलोनी में या फिर बस्ती में या फिर समूह में मिलजुल कर रहते हैं, तो वो होती है चींटियाँ, दीमक और ततैया। अब इसका एक यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन बनता है कि जो मकड़ी होती है वो समूह में नहीं रहती है। क्या होता है? मकड़ी जो होती है वो समूह में नहीं रहती है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। तो मधुमक्खियाँ भी कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है कौन सा एक ऐसा जीव है जो कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। तो हमने अभी पढ़ा ततैया रहती है, चींटियाँ भी कॉलोनी में रहती हैं, दीमक भी कॉलोनी यानी समूह में रहती हैं। यहाँ पर दिया है मकड़ी, और मकड़ी जो होती है ये समूह में नहीं रहती, हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं चींटियों के बारे में।
तो चींटियाँ जो हैं वो मधुमक्खियों की तरह चींटियों का भी काम बटा होता है, ठीक है। चींटियाँ भी एक रानी चींटी होती है, एक सिपाही चींटी होती है, ठीक है, एक श्रमिक चींटी होती है। तो चींटियों का काम भी किसकी तरह है, मधुमक्खियों की भांति बटा होता है। रानी चींटियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं बिल्कुल मधुमक्खियों की भांति, ठीक है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती हैं। तो आपको ऑप्शन बनाकर यदि दे दें तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है कि जो चींटियाँ होती हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ एक विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती जाती हैं, जिसे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और इसी कारण से जो चींटियाँ होती हैं वो एक कतार में चलती हैं, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। अब यदि आपसे पूछ लें कि जो चींटियाँ होती हैं इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा, फार्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मच्छर के बारे में, आपको बहुत ही डिटेल से मतलब हम पढ़ाएंगे। मच्छर से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कह देंगे कि मच्छर का जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है प्रोटोजोआ से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, इसका जो टीका था वो किसने बनाया था, और जो रोनाल्ड रॉस हैं उनको इसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में, ठीक है। और जो पानी में मच्छर किस तरह से फैलते हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, सारा कुछ आपके जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे। अभी बस इतना देखें यहाँ पर क्या दिया है कि जो मच्छर है यह हमारे शरीर की गंध, मतलब हमारे शरीर से जो विशेष प्रकार की गंध निकलती है उसे पैरों और तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है, ठीक है, और हमारे तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ दिया है चींटियाँ, रेशम का कीड़ा और मच्छर जो है यह गंध के द्वारा अपने समूह की पहचान करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से वह कौन सा समूह है जो गंध के द्वारा अपने समूह की पहचान कर लेता है। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि गंध के माध्यम से अपने समूह की पहचान कौन कौन करता है, चींटियाँ, रेशम का कीड़ा और मच्छर, ठीक। फिर दिया है कुत्ते, बाघ और शेर। तो ये भी जो हैं ये तीनों के तीन अपनी मूत्र की गंध के द्वारा अपने इलाके का निर्धारण करते हैं, ठीक है। फिर दिया है मधुमक्खी। तो जब किसी मधुमक्खी को लाभ मिल जाता है, मतलब जैसे वो शहद मतलब बनाती है मधुमक्खी, तो पुष्प मतलब कहीं गई पुष्प को ढूंढने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर यदि उसे लाभ मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है, क्या करती है, नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि मधुमक्खी को लाभ मिल गया है, पुष्प मिल गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रकार का डांस करती है मधुमक्खी, ठीक। फिर दिया है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा, इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। क्या दिया है यहाँ पर कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होगा कि गंध के माध्यम से तो अपनी मतलब जो कुत्ते होते हैं, शेर होते हैं, ठीक है, चींटियाँ होती हैं, तो ये सभी गंध के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया था कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से गंध के माध्यम से कौन सा जो कीट है वो पहचान लेता है, तो वो होता है रेशम का कीड़ा, और यह शहतूत के वृक्ष पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर दिया गया है जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ खतरों की जो चेतावनी, यदि मछली को कोई खतरा मतलब नज़र आता है तो वह दूसरी मछली को किसके माध्यम से बताती है, तो तरंगों के माध्यम से, ठीक है, जानकारी देती है। तो खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है, कौन, मछलियाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक गिलहरी फिर से आ गया, तो ये हमने पढ़ लिया है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इस कारण से यह हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है। फिर दिया है चूहा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। क्या था क्वेश्चन कि वह कौन सा जीव है जिसके देखने की क्षमता सबसे कम और सूंघने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो होता है हमारा चूहा, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि चूहे के देखने की क्षमता कम होती है, मतलब दिखता कम है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये भी याद रखना। फिर दिया है मेंढक और छिपकली, ये आपको बता दिया शिकार के लिए अपनी जीभ का प्रयोग, टंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ये किस प्रकार का बनता है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस जानवर के देखने की क्षमता कम लेकिन सूंघने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो कौन है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। यहाँ दिया है कुत्ते की, बिल्ली, रेशम का कीड़ा और चूहा, तो इसका करेक्ट आंसर चूहा हो जाएगा। वैसे गंध के माध्यम से तो ये भी अपनी मादा की कई किलोमीटर दूरी से पहचान कर लेता है। जो बिल्ली होती है, बिल्ली के जो दांत होते हैं वो मांसाहारी होती है, इस कारण से दांत नुकीले, चपटे, धारदार होते हैं मांस को काटने और फाड़ने के लिए। और जो कुत्ते होते हैं ये भी अपनी गंध की माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण कर लेते हैं, मूत्र की गंध के माध्यम से, ठीक है। तो ये हुए आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे
करेंगे, क्या एनसीईआरटी में दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी 4 क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और जिसने भी ये चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका बहुत ही लाभ होने वाला है। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू।